Hi guys, welcome to Easy Exam Sutra. Today we will discuss the topic Central Council of Ministers. This is chapter number 20 from Polity Lakshmikant, and later we will also cover the whole Lakshmikant topics chapter wise. Since this is new initiative guys, so please support us. Thank you. So let's start now. देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दिया है। तो हम एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट पे बेस्ड है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। अच्छा, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए इसका ओवरऑल मीनिंग क्या है कि कौन है वो, इसमें कौन कौन कंसिस्ट होते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं और कुछ मिनिस्टर्स का एक टीम होता है, वो मिल के होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जिसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रियल हेड होते हैं। और इसका मेंशन्ड है आर्टिकल नंबर 74 और 75 में। जो 74 है वो स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करता है, और जो 75 है वो उनके अपॉइंटमेंट, उनके फंक्शंस, उनके सैलरी, उनके अलाउंसेस और बाकी के बारे में बातें करता है। तो ये हम एक एक करके देखेंगे। इसके अलावा भी कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो हमें सिर्फ यूपीएससी नहीं बल्कि बाकी दूसरे स्टेट पीसीएस में और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, तो वो हमें आना चाहिए। तो हम एक एक करके देखेंगे इन चीज़ों को क्या क्या है उसके अंदर, है ना गाइस। तो फर्स्ट है आर्टिकल नंबर 74। तो आर्टिकल नंबर 74 के लिए एक लाइन है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स आगे भी मेंशन होगा, मैं वहाँ पे भी आपको एक बार बता दूंगा। ये कहता है कि हमेशा से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना ही चाहिए प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए। अगर कभी ऐसा होता है कि जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो गया है, यानी सरकार गिर चुकी है, तब भी जो प्रीवियस गवर्नमेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहे हैं उनको मैंडेटरी हैं कि तब भी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम कंटिन्यू करते रहें, प्रेसिडेंट्स को एडवाइस करते रहें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है गाइस, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरा आर्टिकल 75 है। 75 है, ये कहता है कि अपॉइंटमेंट। तो पहले तो अपॉइंटमेंट के बारे में बातें कर लेते हैं और आगे भी देगा, तो हम यहीं पे इसको क्लियर कर लेते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उसके अंदर एक तो मैंने बताया था प्राइम मिनिस्टर होते हैं और कुछ मिनिस्टर्स होते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, वो है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, और वो कैसे करेंगे, तो पहले एक प्रोसेस समझिए। जब इलेक्शन हो गया, एक पार्टी मेजोरिटी में आ गई, तो उस पार्टी ने मिल करके अपने एक लीडर को चुना। तो जिस लीडर को चुना उस लीडर को फिर प्रेसिडेंट एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। बाद में फिर वो लीडर अपने मिनिस्टर्स का एक लिस्ट सौंपते हैं प्रेसिडेंट को, और उन मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं, यानी उनको फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन बाय द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो मिनिस्टर्स के लिए क्या है कि अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट लेकिन विद द रिकमेंडेशंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के लिए तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है बाय द प्रेसिडेंट। तो ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक बात और कि जो इनका टेन्योर है, जो इनका कार्यकाल होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने साल के लिए रहेंगे, जबकि हमें पता है कि एक जनरल इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं। लेकिन क्योंकि ये कहीं मेंशन्ड नहीं है, इसीलिए इसका जो टेन्योर है इसको हम कह सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर भी दे होल्ड द ऑफिस विद द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं तब तक वो पावर में रहते हैं। ठीक है, तो बाकी बाय कन्वेंशन तो हमें पता ही है कि वो 5 साल के लिए चुन करके आते हैं। ठीक है गाइस। उसके बाद है कि प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर द ओथ एंड ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू द मिनिस्टर। तो एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जब ये मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं तो वहाँ पर प्रेसिडेंट की मौजूदगी ज़रूरी है। तो प्रेसिडेंट की मौजूदगी में ये अपने ओथ लेते हैं, और इनका जो सैलरी एंड अलाउंसेज है वो भी कहीं फिक्स्ड नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, और वो पार्लियामेंट समय समय पर डिसाइड करती रहती है, और उसके अंदर जो बदलाव लाना होता है वो लाती रहती हैं। फिर आर्टिकल 77 अगेन। तो जो आर्टिकल 77 है ये भी बस एक पॉइंट उसका इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रख लीजिएगा कि जितने भी ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट है ना, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन आ गया, ये प्रेसिडेंट है प्लस मिनिस्टर है, ये सब एग्जीक्यूटिव लोग हैं। तो इसमें जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो सब प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं। जैसे भले ही कोई भी मिनिस्टर कोई भी पॉलिसी के ऊपर सिग्नेचर करे, फाइनल सिग्नेचर प्रेसिडेंट का होना जरूरी है उसके अप्रूवल के लिए। तो ये कह रहा है ये।
बाद में आर्टिकल नंबर 78। तो जो आर्टिकल 78 है ये बताता है कि प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी क्या होता है। तो एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी होता है कि वो समय समय पर प्रेसिडेंट को अपने एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित और लेजिस्लेशन से, यानी जो भी लॉ बना रहे हैं, जो भी नियम बना रहे हैं, उस नियम से संबंधित बातों को और की रिपोर्टिंग करते रहें समय समय पर प्रेसिडेंट को। ये तो एक तो बिना प्रेसिडेंट के मांगे भी समय समय पर इनको देते रहना पड़ता है, और अदरवाइज़ भी अगर प्रेसिडेंट चाहें तो जब भी इनसे इनके कंप्लीट अफेयर के बारे में जानकारी मांगे तो इन्हें देना पड़ता है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर आर्टिकल 88 है, राइट ऑफ मिनिस्टर्स एज रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस, कि जो मिनिस्टर होते हैं, देखिए अब हमारे पास दो हाउस हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा। तो आप मिनिस्टर कहीं से भी चुन के आ सकते हैं, आप भले राज्यसभा के मेंबर हो तब भी आप एज अ मिनिस्टर चुन के आ सकते हैं। लेकिन आप कहीं भी मीटिंग होगा, किसी भी हाउस में मीटिंग होगा, वो मीटिंग आप अटेंड कर सकते हो, वहाँ पे आप बोल सकते हो, वहाँ के मुद्दों को आप सेटिस्फैक्टरी आंसर दे सकते हो, क्योंकि आप मिनिस्टर हो तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वेश्चंस राइजिंग बाय द अपोजिशंस एंड द अदर पार्टी। तो जब भी ऐसे कुछ मुद्दे उठेंगे तो आपको वहाँ पे मौजूद होना पड़ता है उसके उत्तर देने के लिए। तो इसीलिए आप किसी भी हाउस में अब जा सकते हो, वहाँ पर आप बोल सकते हो, है ना, किसी मुद्दे पर आप बोल सकते हो। लेकिन वहाँ पे राइट टू वोट नहीं होगा। अगर आप मेंबर हो लोकसभा के तो आप राज्यसभा के अंदर किसी भी मुद्दे पे आपकी वोटिंग नहीं हो सकती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर नेचर ऑफ एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। तो नेचर का मतलब होता है कि बाइंडिंग है या बाइंडिंग नहीं है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे हमने आर्टिकल 74 पढ़ा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द प्राइम मिनिस्टर। तो शैल मतलब वहाँ पे हमेशा मस्ट है, वो होना ही चाहिए। तो वो बाइंडिंग होता है, इसीलिए वो बाइंडिंग होता है उनके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर। तो ये जो भी एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को मानना पड़ता है, बस ये बाइंडिंग है। अच्छा, इसके लिए दो और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो एक फैक्ट है कि 1971 में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बताया था कि आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मैंने पहले बताया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं तब भी वो रहेंगे जब तक नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुन करके ऑफिस ज्वाइन नहीं कर लेता, तब तक पुराने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पावर में रहेंगे और वो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करते रहेंगे। अच्छा, अब एक नेक्स्ट पॉइंट और है कि जो 74 आर्टिकल है, 74 आर्टिकल कहता है कि वेयर एवर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए यहाँ पे हम जब कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो जस्ट एक रबर स्टैम्प है, तो देखो ये प्रूव करता है ये लाइन कि जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है एक्चुअली में वो उनके पर्सनल स्फेयर में नहीं आता है। उसका मतलब होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेटिस्फाइड है। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेटिस्फाइड है मतलब प्रेसिडेंट को सेटिस्फाइड होना पड़ेगा गाइस, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको भी। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर, तो अभी हमने देखा था, तो ये फिर से उसका रिपीट पॉइंट है, फिर भी एक बार समझ लीजिए कि अपॉइंटमेंट करने के लिए पहले तो आप प्राइम मिनिस्टर को चुनेंगे। प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए अभी पार्टी, एक मेजोरिटी पार्टी में से सभी लोग मिलकर, जितने भी जीते हुए कैंडिडेट्स होते हैं, वो एक लीडर को चुनते हैं। फिर उस लीडर को प्रेसिडेंट एज ए प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे और बाद में वो प्राइम मिनिस्टर एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स का नाम सुझाव करेंगे कि रिकमेंड करेंगे कि इतने इतने लोगों को मुझे एज अ मिनिस्ट्री देना है। तो जिनको बोलेंगे उनको फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एज अ मिनिस्टर, एज अ रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री, ठीक है। तो यह है उनका अपॉइंटमेंट का प्रोसेस। नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर, अच्छा ये तो हो चुका है, सॉरी गाइस। ओथ एंड सैलरी ऑफ द मिनिस्टर, तो अब देखा हमने था कि वो ओथ में क्या लेते हैं। ओथ में तो देखो ये 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट ऐसे आप रट मारिए क्योंकि कहीं कहीं आपको मेंस में लिखने के समय काम आएगा। अगर पॉलिटी के क्वेश्चन में कभी कोई स्टैटिक पॉइंट आ गया, चाहे मिनिस्टर के लिए, चाहे प्राइम मिनिस्टर के लिए, चाहे किसी एग्जीक्यूटिव के लिए, तो यही पॉइंट्स कॉमन होंगे वहाँ पर। तो टू बियर ट्रू फेथ एंड अलीजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उनको पूरे सच्चाई, विश्वास और निष्ठा से काम कर संविधान के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है। और दे अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो वो भारत के एकता और अखंडता के लिए कार्य करते हैं। फेथफुली एंड कॉन्शियसली डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस, तो मतलब पूरे विश्वास से और सहज भाव से वो अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हैं। और टू डू राइट टू ऑल द मैनर ऑफ पीपल अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय लॉ। तो इसको आप 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक तो लॉ के अकॉर्डिंग ही उनको लोगों के लिए जो भी सुविधाएं हैं चाहे जो है देना पड़ता है, और दूसरा किसी एक इंसान को, किसी स्पेशल इंसान को फेवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब ध्यान रखिएगा। अच्छा, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर, तो
इसके अंदर दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, एक होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइज। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जैसे समझिएगा कि जितने टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टुवर्ड्स द लोकसभा। मैंने इसके पहले भी कहा था कि वो राज्यसभा से भी चुन करके आ सकते हैं। जैसे एग्जांपल 2014 के इलेक्शन में अरुण जेटली जी अमृतसर से इलेक्शन हार चुके थे, लेकिन जब वो मिनिस्टर चुने गए तो उसके बाद बिफोर 6 मंथ उनको राज्यसभा का टिकट दिया गया और वो उनका मिनिस्ट्री कंटिन्यू हुआ। तो वो थे तो मेंबर ऑफ राज्यसभा, लेकिन वो क्योंकि एक मिनिस्टर थे तो मिनिस्ट्री के लिए ये एक प्रावधान है कि आपको लोकसभा के प्रति जो टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे उसमें हर मिनिस्टर होते हैं, तो सभी मिनिस्टर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसके पहले क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो आप इस बात को बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखिएगा गाइस। और एक दूसरा पॉइंट है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक तो टोटल कलेक्टिवली जो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर लोकसभा गिर गया तो वो मिनिस्टर भी अपना पद खो बैठेगा, ठीक है। अच्छा, जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी एक सिंगल मिनिस्टर वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेसिडेंट को। वो इसलिए होता है क्योंकि प्रेसिडेंट के प्लेजर से ही, मतलब उसके विश्वास से ही वो पावर में रह सकता है। तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो मिनिस्टर को निकाल सकता है बाय द रिकमेंडेशन ऑफ और एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसको निकाल सकता है। तो वो पावर क्योंकि प्रेसिडेंट के हाथ में है, इसीलिए हर एक सिंगल मिनिस्टर प्रेसिडेंट के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये दो बातें आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। फिर नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जैसे ब्रिटिश में जो किंग होते हैं उनके लिए एक बात मेंशन है कि वो किसी चीज़ के कुछ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन वो कुछ गलत नहीं कर सकते, ये भी उनके लिए मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलित है। जैसे कि वो एक भगवान का ही दूसरा परछाई होते हैं और इसीलिए अ किंग कैन डू नो रॉन्ग। तो मतलब एक राजा कुछ गलत नहीं कर सकता, तो जो करेगा सब सही है मान के चलो। तो इससे हमारे इंडिया में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। एंड हाँ देखिए लिखा है देयर इज़ नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर। तो एक तो ये, और दूसरा कि जो हमारे मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट को जो भी एडवाइस करते हैं वो एडवाइस किसी भी कोर्ट में उस एडवाइस के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, ये उनको एक प्रिविलेज है एटलीस्ट, ताकि आप बहुत प्रेशर फ्री काम कर सकते हो। तो इसका एक मेरिट बोल सकते हैं आप इस चीज़ को। अगला है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अच्छा अभी हम लोगों को पता है, जैसे हम बहुत बार सुनते होंगे कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्ट्री क्या है। इसके अलावा भी मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो मिनिस्टर्स क्या क्या हैं रैंक वाइज हम समझते हैं। तो ऐसे मेनली देयर आर 3 टाइप ऑफ मिनिस्ट्रीज़। तो 3 टाइप ऑफ मिनिस्ट्रीज़ में क्या क्या है, पहला है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट और तीसरा है डिप्यूटी मिनिस्टर। तो ये तीनों क्या क्या होते हैं हम समझते हैं। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है हमें पता है कि जो टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसके अंदर से भी कुछ छांट करके इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स के लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है, इसको कैबिनेट कहते हैं। और ये कैबिनेट जो फैसला लेती है पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मानना पड़ता है। तो ये हुआ कैबिनेट मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बहुत छोटी बॉडी होती है और इसीलिए बहुत इफिशिएंटली काम कर सकती है, बहुत रेगुलरली मीटिंग कर सकती है और हर मुद्दे पर अपना एक पक्ष रख सकती है। तो ये एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है। फिर एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट में क्या होता है कि जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं उसमें से ही किसी एक को चुन करके आप किसी कैबिनेट को या फिर किसी डिपार्टमेंट के अंडर में उनको कुछ सुपरविजन करने के लिए काम दे दिया जाता है। लेकिन चाहे वो किसी कैबिनेट से अटैच हो, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट के अंडर में हो, दोनों में ही वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के या वो मिनिस्टर के अंडर में काम करते होंगे। तो ये दूसरी बात याद रखिएगा। तीसरा है डिप्यूटी मिनिस्टर। तो जो डिप्यूटी मिनिस्टर है ये कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है, ये किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंडर में काम करते हैं। एंड दे आर अटैच्ड टू द कैबिनेट मिनिस्टर और द मिनिस्टर ऑफ स्टेट टू असिस्ट देम। तो डिप्यूटी मिनिस्टर के तौर पर भी आप किसी एक मिनिस्टर को चुन करके लेकर के आते हो किसी कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में काम करने के लिए, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, या किसी मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अंडर में काम करने के लिए उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो ये बातें याद रखिएगा। अच्छा, ये रहा 3 मेन टाइप ऑफ मिनिस्ट्रीज़, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मिनिस्ट्रीज़। इसके अलावा भी एक मिनिस्ट्री हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है और वो है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी।
जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होते हैं, अब गाइज ये हमें पता है कि जो हम तैयारी करते हैं, यानी एज एन ऑफिसर, एज एन IAS ऑफिसर, एज अ सिविल सर्वेंट, आपको ये पोस्ट कहीं ना कहीं जाके मिलता है। तो जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होते हैं ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, और जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, ये टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं वो कोई मिनिस्ट्री होल्ड नहीं करते हैं, लेकिन वो हर मिनिस्ट्री के अंडर में काम करते हैं। हर मिनिस्ट्री को एक पॉलिसी, एक विजन डॉक्यूमेंट बनाने का काम करते हैं, और उनके लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट सबमिट करने का काम करते हैं। उसके ऊपर का काम बाकी मिनिस्टर्स करते हैं। अच्छा, आगे देखें। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्सेस कैबिनेट। तो ऐसे तो हम समझ सकते ही हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत बड़ा बॉडी होता है और कैबिनेट उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा बॉडी होता है। एक फैक्ट है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो जो मिनिस्ट्री मिलता है वो हमारे लोकसभा के जो टोटल स्ट्रेंथ होता है उसका 15%, जो 15% होंगे उनको ही मिनिस्ट्री मिल सकता है। तो 15% आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो एक रफ फिगर आएगा, मतलब 54 प्लस मतलब ऊपर 25, और तो 75, 76, 77 के नियर बाय आपको मिलेगा। मतलब कि मोर देन 75 आप मिनिस्टर्स को चुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस देखिए टेबल में दिया हुआ है और बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। तो कुछ पॉइंट्स तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो 60 से 70 मिनिस्टर्स होते हैं, तो अब समझ लीजिएगा 15% पता है तो वही है। फिर इसके 3 कैटेगरीज होते हैं और तीनों कैटेगरीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इन्वॉल्व हो सकता है। ऑफकोर्स यस, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर मैंने अभी देखा, फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट देखा, फिर डिप्यूटी मिनिस्टर्स देखा, तो ये तीनों यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। और तीसरा है कि अच्छा, ये कलेक्टिव फंक्शन इनका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 70 लोग साथ में आके एक मुद्दे पे काम नहीं कर सकते, तो इनके ग्रुप बना के और ग्रुप फिर कुछ छोटे छोटे ग्रुप मिलकर कलेक्टिवली काम कर सकते हैं। तो ये है। और इट इज़ वेस्टेड विथ ऑल द पावर बट इन थ्योरी। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो कैबिनेट का ही पावर और ओवरऑल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इनके थ्रू चलता है, लेकिन अब टोटल मिनिस्टर की बात करोगे तो इनके पास पावर तो सब होता है, लेकिन थ्योरेटिकली बोल सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकली ज़्यादातर पावर और सब पावर कहेंगे तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास होता है। तो इसीलिए कैबिनेट मिनिस्टर जो फैसला लेता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को और उस टोटल पार्टी को फॉलो करना पड़ता है। फिर इट इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट। तो देख लीजिए, ये भी बात इन्होंने बोला है फिर से कि जो कैबिनेट डिसीजंस लेंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फॉलो करना पड़ता है। और इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। हमने देखा था आर्टिकल नंबर 74 और आर्टिकल 75, ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए। इसका मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, इसीलिए इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बाद में इट इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अगेन वो लाइन कि लोकसभा के लिए, लोअर हाउस मतलब लोकसभा, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, कैबिनेट के लिए सेम 15 से 20 मिनिस्टर्स होते हैं उसके अंदर, एंड इसके अंदर सिर्फ एक ही मिनिस्ट्री होता है, दैट इज़ कैबिनेट मिनिस्ट्री एज नेम सजेस्ट। और ये फ्रीक्वेंटली मीटिंग कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली मीटिंग इनका होता रहता है, इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बातें इनकी होती रहती है, और ये बहुत ज़्यादा इफिशिएंटली काम कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्मॉलर द बॉडी मोर इफिशिएंटली इट कैन वर्क, तो इसीलिए ये कहते हैं। इट डायरेक्ट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय टेकिंग द पॉलिसी डिसीजन विच आर बाइंडिंग ऑन ऑल द मिनिस्टर। तो जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेंगे वो एज अ डायरेक्शन होगा टू द काउंसिल, जो भी डिसीजन कैबिनेट मिनिस्ट्री लेगा वो बाइंडिंग होगा और एज अ डायरेक्शन होगा टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये बात हमने पहले भी देखा है। बाद में इसको जो कैबिनेट वर्ड है इसको आर्टिकल नंबर 352 में इंक्लूड किया गया था 1978 में बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जब जनता गवर्नमेंट बनी थी तब इसको इंक्लूड किया गया था। तो ये रहा हमारा टॉपिक। और एक लास्ट टॉपिक है गाइस, किचन कैबिनेट। तो किचन कैबिनेट क्या होता है कि जैसे हमारा कैबिनेट आज कह रहे हैं, तो कैबिनेट इज़ द स्मॉलर बॉडी देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो किचन कैबिनेट है उससे भी स्मॉलर बॉडी होता है, और ये एक इनफॉर्मल कैबिनेट, एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है, जिसके अंदर आप को एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे जब 1974-75 में जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट था, तो उस टाइम पे एज अ किचन कैबिनेट भी काम करता था। तो जैसे आपने सुना होगा संजय गांधी जनरली हर मुद्दों पर इंदिरा गांधी को
एडवाइस करते थे, ठीक है। तो वो जबकि अगर पावर के बाहर भी थे तब भी उनका ही पावर चलता था, तो वो जो कहते थे, क्योंकि उनकी समझ के हिसाब से इंदिरा गांधी उनसे एडवाइस लेती थी और वो उनके एडवाइस पर ही सब चीज़ चलती थी। तो ये कह रहे हैं किचन कैबिनेट के अंदर 2 3 4 मेंबर्स हो सकते हैं, जो कि आपके पर्सनल लाइफ के भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स सर्कल के भी हो सकते हैं। और जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये लोगों के ऊपर कोई लीगल सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि ये तो पावर के बाहर के लोग हैं, इनका कोई अथॉरिटी नहीं होता। तो ये जो भी डिसीजंस लेंगे उसके लिए दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट द पर्सन हु इज़ इन अथॉरिटी इज विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर, और अगर उनका कोई किचन कैबिनेट है तो प्राइम मिनिस्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट द डिसीजंस ही और शी इज़ फॉलोइंग, है ना। तो अच्छा, इसके लेकिन कुछ मेरिट्स भी हो सकते हैं। तो कुछ मेरिट्स क्या हैं वो देखिए, क्योंकि बहुत स्मॉलर बॉडी है तो ऑफकोर्स जैसे हमने देखा कि स्मॉलर द बॉडी मोर इफिशिएंट इट कुड बी। तो एक तो ये है कि क्योंकि स्मॉल यूनिट बॉडी होता है इसलिए बहुत इफिशिएंटली डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। दूसरा, जनरली बहुत ईजीली, बहुत रेगुलरली, ऑफनली मीटिंग उनका होता रहता है फ़ोन पे, जैसे दोस्तों से कैसे फ़ोन पे बात कर लिया, जब मन किया तब मिल लिया, तो वैसे ही इनका होता है। फिर इट मेंटेन्स द सीक्रेसी, क्योंकि 2 3 लोगों के बीच में तो बात होती है यार, तो फिर वो कहाँ आगे जाएगा, तो सीक्रेसी मेंटेन करना इनके लिए और ईजी भी हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा इसके जो डीमेरिट्स है, वो डीमेरिट्स क्या हैं, तो देखिए ये डीमेरिट्स बहुत ज़्यादा दुख करने वाला है। एक है कि इट रिड्यूसेस द अथॉरिटी स्टेटस ऑफ द कैबिनेट। तो ऑफकोर्स यार, जिसको आप बाय लॉ चुन करके लेकर के आते हो, जिसको बाय लॉ अथॉरिटी मिलती है, आप उनके अथॉरिटी को अंडरमाइन करते हो, है ना। किसी बाहर के लोगों के पावर दे करके, जिनको पावर एक्चुअली में मिला हुआ है बाय लॉ, उनके पावर को हम कहीं ना कहीं नीचा कर देते, नीचा दिखाते, तो कहीं ना कहीं उनका अपमान भी है, और वो सिस्टम का अपमान है, तो वो इनडायरेक्टली संविधान का अपमान है। इट सर्कमवेंट द लीगल प्रोसेस बाय अलाउिंग आउटसाइड पर्सन टू प्ले ए इन्फ्लुएंशियल रोल। तो बाहर के किसी भी इंसान को ये अलाउ कर देता है कि लॉ को दरकिनार करके, पूरे सिस्टम को दरकिनार करके आप आओ, आप पावर लो, आप डिसीजंस लो और उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो ये तो बातें सही नहीं है। द फिनोमिना ऑफ किचन कैबिनेट, ये सिर्फ भारत भर का कोई यूनिक बात नहीं है, ये ऐसे देखेंगे तो यूएसए के अंदर भी ये होता है और ब्रिटेन के अंदर भी होता है, जहाँ से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है। तो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू।